नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज 22 अक्टूबर 2024 के न्यूज़पेपर के द्वारा दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 4 न्यूज़पेपर शामिल है, जैसे कि आपके अमर उजाला, जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण से ये लिया गया आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये आर्टिकल काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके करंट अफेयर्स में काफ़ी ही दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा पहला आर्टिकल है दोस्तों कि 2000 में वनडे विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड की महिला टीम ने जीता है दूसरा आईसीसी के खिताब। दोस्तों अभी हाल ही में महिला टी20 विश्व कप का दोस्तों आयोजन चल रहा था, जिसमें दोस्तों पहली बार महिला टी20 विश्व कप चैंपियन बना है दोस्तों न्यूजीलैंड। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इस बार का जो महिला टी20 विश्व कप का जो देश चैंपियन बना इसका नाम है न्यूजीलैंड, तो आप ये ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों दुबई में आपके खेले गए महिला टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराते हुए पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। तो दोस्तों इसमें आपके 3 पॉइंट बन सकते हैं। पहला कि आपका जो महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके दुबई में किया गया है। वहीं दोस्तों दूसरा आपसे बनेगा यहाँ से क्वेश्चन की जो महिला टी20 विश्व कप 2024 का चैंपियन कौन बना है, तो दोस्तों ये आपके न्यूजीलैंड बन चुका है। तीसरा दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि महिला टी20 विश्व कप चैंपियन दोस्तों जो इस बार का आपका लूजर टीम रही है, यानी कि दोस्तों उपविजेता टीम कौन बनी है, तो वो दोस्तों आपकी दक्षिण अफ्रीका रही है, जो कि 32 रनों से उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में बना दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी यह था दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वहीं बात करें तो ऑलराउंडर केयर ने न्यूजीलैंड के लिए फाइनल में 43 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट भी हासिल की लिए, और दोस्तों उन्हें प्लेयर ऑफ द मंच से दोस्तों उन्हें नवाजा गया है, और दोस्तों 15 विकेट लेने के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को भी दोस्तों चुना गया है। और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान लीरा विलेट को दोस्तों सर्वाधिक 223 रन दोस्तों बनाया है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल था कि महिला टी20 विश्व कप का चैंपियन इस बार का आपका न्यूजीलैंड रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि भारत और ओमान ने गोवा के तट पर किया है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। तो दोस्तों भारतीय नौसेना और दोस्तों और ओमान की जो रॉयल नेवी है उसके बीच दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर का हाल ही में गोवा के तट पर समापन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न बनने का उम्मीद है कि जो ये आपका अभ्यास है नसीम अल बहर ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये आपके भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। दूसरा आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों कि नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये आपके गोवा के तट पर किया गया है। वहीं अगर बात करें तो ये 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास की अगर दोस्तों हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों इस अभ्यास को जो शुरुआत हुआ था नसीम अल बहर का ये आपके 1993 से इसे शुरू किया गया था। और दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहमति को बढ़ावा देने और समुद्र में अच्छी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए परिचालन स्तर की बातचीत की सुविधा भी प्रदान करेगा दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा अभ्यास का नाम, जिसका नाम है नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच जो आयोजित किया गया है और इसकी शुरुआत 1993 से किया जा रहा है। वहीं दोस्तों पहला बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण, यानी कि दोस्तों बंदरगाह चरण 13 से 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके बाद से समुद्री चरण 16 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो गोवा के पास द्विपक्षीय अभ्यास के अवसर पर समुद्र में गश्त करता भारतीय नौसेना आईएनएस त्रिकंत और ओमान की रॉयल नेवी का दोस्तों नसीम अल बहर जहाज, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत के तरफ से जो दोस्तों भाग लिया है नौसैनिक जो जहाज है उसका नाम है आपका आईएनएस त्रिकंद, और दोस्तों उधर के सब तरफ से यानी कि ओमान की तरफ से आपके रॉयल नेवी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आर्टिकल देखते हैं दोस्तों कि आपके देवमाली गांव में लग्जरी कारें, एसी और फ्रिज भी, लेकिन सभी घर वहां के कच्चे हैं। दोस्तों एक गांव है आपका देवमाली, जहां की गांव में दोस्तों सभी के पास लग्जरी कार है, एसी भी लगा हुआ है, फ्रिज भी है, यानी कि दोस्तों और लेकिन वहां पर आपके जो घर बने हुए हैं ये आप घर यहाँ पर देख सकते हैं, सारे घर आपके कच्चे दोस्तों मिट्टी के ही बने हुए हैं। दोस्तों राजस्थान में एक बयावर जिला है दोस्तों, जो देवमाली गांव है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। वहां पर दोस्तों देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिलेगा। यह अवार्ड दोस्तों
27 नवंबर को दिल्ली में मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड जो मिलने वाला है, ये आपका राजस्थान के देवमाली जो गांव है उसे मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो देवमाली गांव एक ऐसा अनोखा गांव है जिसमें लोगों के पास तो लग्जरी कारें हैं और महंगी मोबाइल भी है, लेकिन उनके पास कच्चे घर हैं। आखिर दोस्तों देखते हैं कि इनके पास कच्चे घर रहने के पीछे का वजह क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ का कोई व्यक्ति शराब, अंडा और मांस का सेवन नहीं करता है। और साथ ही दोस्तों गांव में एक भी घर पक्का नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो भगवान देवनारायण की मंदिर ही सिर्फ पक्का का बना हुआ है। दोस्तों ग्रामीण लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को रोजगार के सिलसिले में शहर जाते हैं, तो हाँ दोस्तों मजबूरी में उन्हें पक्के मकानों में रहना पड़ता है। उनके लिए दोस्तों नियम है कि वे प्रति माह देवनारायण भगवान के दान पत्र तक किराया स्वतः ही भेजते रहते हैं। बाकी दोस्तों 11 साल से जो उनको पहले के जो पूर्वज थे उनके द्वारा दोस्तों भगवान देवनारायण को दिया गया वचन था, जो कि अब तक लोग निभा रहे हैं, कि गांव का कोई घर अथवा खेत खलिहान मालिक के नाम नहीं है और गांव की पूरी 3600 बीघा जमीन भगवान जो देवनारायण है उन्हीं के नाम पर किया गया है। तो दोस्तों ये भगवान को आपको दिया गया वचन है कि हम लोग पक्के मकान में रहने का जो अभी तक लोग अपना निभा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल में कि आपका जो देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिलेगा वो आपका देवमाली गांव जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है उसे मिलने वाला है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि प्रोबोवो सुबियांतो ने ली है इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। तो दोस्तों ये आपके इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति होंगे उनका नाम होगा आपको प्रोबोवो सुबियांते। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में आपको प्रोबोवो सुबियांते के द्वारा शपथ लिया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो प्रोबोवो सुबियांतो ने विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में रविवार को शपथ ली है। और दोस्तों पूर्व रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांतो ने देश के सांसदों और अन्य देशों से आमंत्रित किए गए गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष मुस्लिम के पवित्र जो धर्म ग्रंथ होता है जिसे कुरान के नाम से जाना जाता है उस पर हाथ रखकर दोस्तों राष्ट्रपति ने यह शपथ ली है। तो आप यह ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का नाम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि आपके चक्रवात डाना को लेकर पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों बंगाल सरकार हाई अलर्ट पर हुई है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने जा रहा है चक्रवात डाना। आप ये चक्रवात का नाम याद रखिएगा डाना। कहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है और उसको लेकर दोस्तों बंगाल की जो सरकार है वो हाई अलर्ट पर है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर दोस्तों निम्न दाब के कारण यानी कि दोस्तों लो प्रेशर के कारण जो वहाँ का दोस्तों एरिया है यानी कि क्षेत्र का दोस्तों चक्रवात का रूप धारण कर लेगा। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों चक्रवात डारन जो दोस्तों ये डाना है ये किस क्षेत्र में इसका आपका आगमन हो रहा है तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों आपसे पूछा गया था कि दोस्तों बीजर पॉइंट जो था कि आपके 64 पोस्ट जो दरोगा का आया था उसमें आपको पूछा गया था मद्य निषेध वाला में कि बीजर पॉइंट दोस्तों जो है कि विपर जो है दोस्तों किस मतलब राज्य को प्रभावित मुख्य रूप से किया था। तो दोस्तों गुजरात में आया था जो कि आपके अरब सागर की तरफ से। तो दोस्तों इसमें भी आपको पूछा जा सकता है डाना को कि डाना ने किस दोस्तों राज्य को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। तो ये आपकी बंगाल को दोस्तों मुख्य रूप से प्रभावित किया है और ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि मांडवीय करेंगे श्रम वन स्टेप सॉल्यूशन की शुरुआत है। तो दोस्तों जो हमारे श्रम मंत्री हैं वो दोस्तों मनसुख मंडाविया जो कि इन्होंने दोस्तों ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का दोस्तों ये शुभारंभ करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों इसके तहत यह पहल की गई है कि यह पोर्टल असंगठित क्षेत्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। दोस्तों एक होता है आपका संगठित क्षेत्र, एक होता है आपका असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में दोस्तों जो नौकरियां रहती है आमतौर पर सरकारी जॉब वाले रहते हैं जो कि फिक्स रहता है कि आपको इतना साल तक जॉब करना है, उसमें आपको मुक्त तौर पर आसानी से उसमें आपको हटाया नहीं जा सकता है, उसे आपको संगठित क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि आपके आबादी बढ़ाने के लिए कानून लाएंगे चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों युवा आबादी में गिरावट हो रही है और राष्ट्र के हित में पैदा करें अधिक बच्चे, ये दोस्तों आपके जो चंद्रबाबू नायडू है दोस्तों इनका आपका मानना है, इनका आइडियोलॉजी है। तो आइए देखते हैं इनका आइडियोलॉजी। मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं
एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि दोस्तों एनडीए सरकार के घटक दल हैं, और बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी के लेकर इन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए लोगों से अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने दोस्तों खासतौर पर आपके जो दक्षिणी राज्य है उनके परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जनसंख्या में गिरावट और युवाओं को पलायन राज्य के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों नायडू ने यह भी कहा है कि जनसंख्या प्रबंधन के तहत कानून लाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें बड़े परिवारों को दोस्तों प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो दोस्तों एक तरफ दोस्तों जहां देश में हमारे जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है तो दोस्तों उस पर कानून लाकर कम करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के द्वारा दोस्तों एक ऐसे कानून लाने की बात की जा रही है जहाँ पर अधिक बच्चे जो जन्म देंगे उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है आपका बिहार रिलेटेड से दोस्तों कि राज्य का पहला केंद्रीयकृत वितरण केंद्र पाटलिपुत्रा में खुलेगा और उद्घाटन दोस्तों इसको आज किया जाएगा। दोस्तों आम लोगों के लिए जल्द से जल्द चिट्ठी पत्रों और पार्सल भी मिल सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग ने पहला केंद्रीयकृत वितरण केंद्र की स्थापना पटना में दोस्तों एक जगह है पाटलिपुत्रा, उसके इलाके में की जाएगी। और चीफ पोस्ट मास्टर दोस्तों जनरल बिहार सर्किल के जो है इनका नाम है अनिल कुमार ने इसका दोस्तों बताया और उद्घाटन भी किए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्य का पहला केंद्रीयकृत वितरण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपके पाटलिपुत्रा में स्थापित किया जाएगा। कोई भी दोस्तों यदि पहला लगा रहता है तो आप हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्य का पहला केंद्रीयकृत वितरण केंद्र पाटलिपुत्रा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल है आपका कि सीतामढ़ी में बनेगा जानकी विहार होटल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जानकी विहार होटल जो है आपके सीतामढ़ी में बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप इसे नोट डाउन करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आपको देखने को मिलते हैं। वो बीपीएससी हो गया, आपके यूपीएससी हो गया, या दोस्तों बिहार दरोगा हो गया, और दोस्तों एसएससी या रेलवे, आमतौर पर यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए जो आर्टिकल है ये काफ़ी ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप डेली जुड़ सकते हैं हमसे, 6:30 बजे दोस्तों हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। और दोस्तों कभी कभी लेट भी हो जाता है तो दोस्तों लेकिन वीडियो डेली आती है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम हो आपका, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह दोस्तों शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।